समय की बात है। एक गांव था दयालपुर, जहां झुमरू नाम का एक किसान रहता था। उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे, लेकिन वह काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके पास अच्छा घर था और काफी जमीन जायदाद भी थी। झुमरू के लिए कोई कमी नहीं थी। कि एक दिन झुमरू खेत में गया हुआ था, तब उसके पिता ने उसकी माँ से कहा, देखो मैं बूढ़ा हो चला हूं, मुझसे अब चला भी नहीं जाता, मगर तुम मुझसे ठीक हो, चल फिर सकती हो, कहीं आ जा सकती हो। तुम मुझसे काफी चतुर भी हो। हमारे पास आज जो कुछ भी है तुम्हारे चलते हैं। घर बार खेती सब तुम्हारी देन है। जब तुमने झुमरू के लिए इतना किया है तो कोई जुगाड़ लगाकर झुमरुआ का विवाह भी करा दो। आप ठीक कह रहे हो। झुमरू के विवाह के लिए हमें ही पहल करना पड़ेगा। यहाँ खुद से कोई लड़की वाले नहीं आने वाले। हमारे गांव वाले यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। इतना बुरा गांव कहीं भी नहीं है। इस गांव में किसी को अपने काम से मतलब नहीं, दूसरे से मतलब है। अपने घर में खाने को अधूरी नहीं, मगर दूसरे के घर में पनीर की सब्जी चाहिए। कुछ बदमाश लोगों के चलते गांव के बहुत से नौजवान कुंवारे बैठे हैं। जब ऐसे बदमाश आदमी हमारे गांव में भरे पड़े हैं, तो फिर किसी के बेटे का विवाह कैसे हो सकता है? गांव के सुखदेव को देख लो, उसके सामने से कोई निकल ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी शुभ कार्य के लिए जा रहा हो, वो बिल्ली की तरह रास्ता जरूर काटेगा। मजाल है जो कोई सामने से चला जाए और वो ना टोके। कल की ही बात देख लो। जग्गा बाजार से आवश्यक सामान खरीदने जा रहा था तो सुखदेव की नजर पड़ गई। वह पूछ लिया कि जग्गा बछुआ कहाँ जा रहे हो? जग्गा ने बताया कि काका बाजार जा रहा हूँ, सब्जी खरीदनी है। तब सुखदेव ने पूछ लिया कि बछुआ कौन कौन सी सब्जी खरीदोगे? तब जग्गा ने बताया कि माँ ने हरी सब्जी मंगाया है, वही लेने जा रहा हूँ। सुखदेव बोला कि तुम भी क्या पगला गए हो? अरे हरी सब्जी क्यों खरीदोगे? हरी सब्जी का कोई भविष्य ही नहीं होता, एक दिन में सड़ जाती है। तुम बाजार से आलू खरीद लाओ। आलू का उपयोग तुम कई दिन तक कर सकते हो, कभी खराब नहीं होगा। तुम बाजार से आलू ही लाना और जल्दी से आलू खरीद लाओ। जग्गा को भी लगा कि सुखदेव काका ठीक कह रहे हैं। माँ को ही नहीं समझ आ रहा। वह बाजार चला गया। मैं इन सब बातों को जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम खुद प्रयास करके विवाह करा दो। तुम अपने मायका में संपर्क करो, वहीं से कोई बात बन सकती है, वरना यहां से तो झुमरू का विवाह होने से ना रहा। झुमरू की माँ पति की बात मानकर अपने मायके गई और अपने भाई से विवाह की बात चलाई। बहन, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। वहां की स्थिति भी जानता हूं कि लीचड़ लोगों का गांव है, वरना जितना झुमरू के पास है उतना किसी के पास नहीं है। यदि झुमरू उस गांव के अलावा किसी अन्य गांव में रहता तो 10 लोग बेटी ब्याहने के लिए तेरी चरणों में नाक रगड़ते। मगर समय का फेर है कि एक बहू के लिए तुम्हें अपना अंचल फैलाना पड़ रहा है। मगर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही कोई जुगाड़ लगाता हूं। मेरे साले की एक लड़की है, उसी से बात चलाता हूं। लेकिन एक समस्या है कि उसकी लड़की बहुत कमजोर है, हद से ज्यादा दुबली पतली है, जबकि झुमरू बहुत तंदुरुस्त है। पता नहीं दोनों की जोड़ी जम पाएगी या नहीं। बुढ़िया के भाई की पत्नी भी वहीं थी। वह बोली, क्या बेवकूफी भरी बातें करते हो? अरे स्त्री दुबली पतली हो या मोटी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस यह देखना होता है कि स्त्री जवान हो तो सब ठीक है। वह दुबली है तो खा पीकर मोटी हो जाएगी। वैसे भी मोटापा एक रोग है, उसे तंदुरुस्ती नहीं कहा जा सकता। आप झुमरू का विवाह मेरे भाई की बेटी से ही करा दीजिए। वह भी चाहती है कि उसे कम परिवार वाला घर मिले, उसे कम काम करना पड़े। बुढ़िया के भाई ने जल्दी ही चमरू का विवाह कर दिया और लड़की झुमरू के घर आ गई। घर में शादी पर आई हुई स्त्रियों ने झुमरू को समझाया, देखो तेरी स्त्री हद से ज्यादा नाजुक है,
फिलहाल तुम उससे दूर ही रहना और उसके सेहत पर ध्यान देना। तुम्हारे घर में दूध, दही, घी की नदी बह रही है। उसमें स्त्री को 2-3 महीने डुबकी लगा लेने दो, फिर तंदुरुस्त हो जाएगी। तब तुम उसके साथ अपनी गृहस्थी शुरू करना। अभी वह जरा भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी तो तुम जिंदगी भर रोते रह जाओगे। ऐसी सुंदर सुशील स्त्री फिर दोबारा नहीं मिलेगी। एक सप्ताह में सभी आई हुई स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। झुमरू घर में पत्नी के रहने के बाद भी उदास रहता था। वह खेत में काम करने जाता, मगर काफी उदास रहता। उसे उदास रहते हुए सुखदेव ने देख लिया तो एक दिन उससे कहा, बछुआ, बड़ी उदास लग रहे हो। लगता है तुम्हारी स्त्री से पट नहीं रही, वरना विवाहित लड़के तो 2 गुना खुश रहते हैं। बछुआ, हम इसी तरह धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। हम जमाने को देखते हुए बोले हुए हैं। मुझे खूब पता है कि तुम्हारी स्त्री से खटपट हो गई है। तुम मुझसे बता कि स्त्री सुंदर है कि नहीं। तुम मुझसे अब तक मिले हो कि नहीं? काका, जब तुम बात जान ही जाते हो तो फिर आपसे क्या छुपाना। दरअसल मैं ना तो पत्नी को देखा हूं, ना उससे मिला हूं, और आने वाले 6 माह तक उससे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरे मेरी पत्नी है, मेरे घर में है। मेरी मर्जी, जब चाहूं उससे मिलूं या ना मिलूं। बेवकूफ देखा मगर तौनसा नहीं देखा। तुम उस धोबी की तरह हो जो जल में रहकर प्यासा मरता रहता है। तुम्हारी बदकिस्मती है कि रसगुल्ला सामने रखा है, मगर तुम में हिम्मत ही नहीं कि उसे खा सको। काका, तुम बेकार की बातें करते हो। स्त्री जीवन संगिनी होती है, वह कोई रसगुल्ला या मिठाई नहीं है। तुम बूढ़े हो गए मगर अक्ल भैंस की बराबर भी नहीं आई। फिजूल की बातें करते रहते हो। तुम्हें तो अब इन सब बातों से मतलब ही नहीं रखने चाहिए। जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। वो तो मुझे भी पता है, मगर हमें तुम जैसे बेवकूफों का दुख दर्द भी देखना पड़ता है। तुम्हारी तरह गलती मेरे मामा के लड़के झालू ने किया था। उसकी पत्नी जब ब्याह कर घर में आई तो कुछ मजाकिया स्त्रियों ने उसे समझा दिया कि तुम्हारी पत्नी कमजोर है, तुम उसे दूध दही खिलाकर तगड़ा कर लो, फिर उससे गृहस्थी शुरू करना। झालू ठहरा बुड़बक आदमी, स्त्रियों की बात को सत्य मान लिया। वो अपनी स्त्री से 1 माह तक दूर रहा, तो एक दिन उसकी स्त्री का दूर का भाई मिलने आया। उस स्त्री से मिला, फिर झालू से बह कि मेरी बहन बहुत उदास रह रही है, लगता है तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसको एक बार भी मार्केट नहीं घुमाए हो, जबकि इसे मिठाई खाने और बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदने की आदत है। लाओ, कुछ पैसे दो, मैं बहन को बाजार घुमा कर लाता हूं। झालू ने उसे पैसे दे दिए तथा पत्नी को विदा कर दिया कि ले जाओ, बाजार घुमा लाओ, मगर जल्दी ही लौट आना। आकर शाम का भोजन भी बनाना है। उधर शाम हो गई मगर दोनों नहीं आए। रात होने पर भी नहीं लौटे। झालू बहुत परेशान हुआ कि क्या हो गया कि पत्नी नहीं लौटी, और उसका मुंह बोला, भाई भी नहीं आया। झालू को पता नहीं था कि स्त्री कपड़ा मिठाई की नहीं, प्यार की भूखी होती है। उसे भले आधा पेट भोजन मिले, मगर प्यार भरपूर मिलना चाहिए। सुबह में झालू पता लगाते ससुराल गया और सारा मजरा बताया तो ससुराल वाले माथा पीट लिए कि तुम बेवकूफ आदमी उस स्त्री को उसके प्रेमी के साथ भेज दिए हो। तुम्हें तो उसे इतना प्यार देना था कि वह फिर दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, मगर तुम खुद जब पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हो तो हम क्या कर सकते हैं। जाओ, अपनी पत्नी को ढूंढो या फिर अकेले रहो। कई साल बीत गए हैं, झालू अकेले रह रहा है। इतना कहकर सुखदेव वहां से चला गया। सुखदेव है तो लफंगा आदमी, लेकिन आज सही कह गया है। पत्नी घर में हो तो उसको प्यार तो मिलना ही चाहिए, और मेरी पत्नी कोई नाबालिग तो है नहीं। यह सोचकर वह रात के वक्त अपनी पत्नी के कमरे में चला गया, तो पत्नी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन सुबह पता चला कि उसकी पत्नी मर गई है। अब झुमरू की बेवकूफी ने उसकी पत्नी की जान ले ली थी। माँ ने भी साफ साफ कह दिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो जानवर के लिए भैंस कहां से लाऊं? तेरे पास कोई साधारण स्त्री रह ही नहीं सकती।
तुम्हें पहले ही समझाया गया था कि आदमी बन जाओ और स्त्री के इच्छा के अनुसार चलो। हर जगह तुम्हारी ज्यादती नहीं चल सकती, मगर तुझ पागल को कौन समझाए। माँ ने झुमरू की दोबारा विवाह करने का विचार ही निकाल दिया, लेकिन इस तरह 2 साल वह शांत रही। मगर एक दिन सोचती है, अब झुमरू का एक तगड़ी स्त्री देखकर विवाह करवा देना चाहिए। वैसे भी उसकी पत्नी के मरने में झुमरू की कोई गलती नहीं थी, वो रोगग्रस्त थी, वरना ऐसे कोई स्त्री मर थोड़ी जाती है। और फिर पड़ोस के गांव की एक किसान की बेटी से अपनी बेटी की रिश्ते की बात चल दी। लड़की ने कहा कि मुझे लड़के से पहले मिलना है, इसलिए जब दोनों परिवार आपस में मिले तो उन दोनों को मिलने का अवसर दिया गया। आप बहुत खूबसूरत हो, आपका शरीर भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे तरफ से यह विवाह पक्का समझो। लेकिन मेरे भी अपने कुछ विचार हैं। माना कि तुम बहुत सुंदर और स्वास्थ्य हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी मुझे पसंद नहीं हो। मुझे इतने तगड़े आदमी से विवाह ही नहीं करना। मुझे अपने से कमजोर आदमी से विवाह करना है कि मेरा पति मेरे कहने के अनुसार चले। मेरी कुछ मजबूरी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। और ये बात मेरे माता पिता से मत बताना कि मैं आपको पसंद नहीं कर रही, बल्कि अपनी बताना कि मैं लड़की को पसंद नहीं करता, दूसरी लड़की पसंद नहीं है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी पसंद को ठुकरा दूं। मुझे तुम मोटी ही पसंद हो। अगर तुझे मैं पसंद नहीं हूं तो यह बात अपनी माता पिता से बता सकती हो। तुम्हारी पसंद मैं कैसे तुम्हारे माता पिता को बताऊं? स्त्री पुरुष के अधीन होकर ही स्वतंत्र होती है। मैं तो तुम्हें आजादी देना चाहता हूं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी लड़की की माता पिता आ गए। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए इसकी तरह की दूसरी हो ही नहीं सकती। यह खास मेरे लिए ही बनी है। अब जाकर बात बनी है। मैंने इसके लिए लड़का ढूंढने में 2 साल लगा दिए। जो कोई लड़का मिलता था, मरियल मिलता था। मरियल से बेटी का विवाह हो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। थोड़ा मिजाज की गरम है, यह मैं जानता हूं। ये पति से लड़ भीड़ भी सकती है और कमजोर पति की तो कूचमर निकाल सकती है। इसलिए तुम इसके लिए अच्छे हो। और फिर विवाह की तिथि तय हो गई। झुमरू की तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन उधर लड़की सोच रही थी। दरअसल उस लड़की के 4 यार पहले से ही थे। उसने अपने चारों यारों को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारे सामने से खजाना लुटने वाला है और तुम सब बकरे की तरह देख रहे हो। अरे, उसे कमीने को ठिकाने लगा दो। उसे मंदिर पर कोई बहाना बनाकर बुलवाओ और बहुत मारो। यह तो ठीक नहीं होगा। यदि मर गया तो क्या होगा? यह सब करने की हिम्मत हम में नहीं है। कायर हो तुम लोग। अरे, मर गया तो मंदिर के पास ही खाली ड्रम है, उसी में भर देंगे साले को। तुम साथ रहेगी तो साले का 1000 टुकड़ा कर देंगे, मगर अकेले हम उसका सामना नहीं कर सकते। वैसे भी वह हम 2-3 लोगों पर अकेले भारी है। कल उसे मंदिर पर दोपहर के वक्त में बुलाया जाए। उस वक्त मंदिर पर कोई नहीं रहता है। हम उसी वक्त अपनी योजना का अंजाम देंगे। और अगले दिन उनमें से एक लड़का झुमरू को बुलाने के लिए गया। चलो, तुमको दीदी मंदिर पर मिलने को बुला रही है। वह तुमसे तत्काल मिलना चाहती है। उसने अब अपना इरादा बदल लिया है। अब तुमसे ही विवाह करना चाहती है। वह लड़का चला गया तो झुमरू जल्दी से नए कपड़े पहन के जाने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, अरे, झुमरू कहाँ जा रहा है? बस माँ, अभी आया। थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार तो नहीं जा रहा, कहीं और ही जा रहा है। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना, क्योंकि लोग खाने की चीजों पर जादू टोना कर देते थे, चाहे वो तुम्हारी होने वाली पत्नी ही क्यों ना हो। माँ की बात सुनकर झुमरू अपनी पत्नी से मिलने
मंदिर के पास चला गया। वहां उसकी होने वाली पत्नी पहले से ही मौजूद थी। मुझे आपसे क्षमा मांगनी है, आप मुझे क्षमा कर दो और इसी खुशी में ये लड्डू खाओ। झुमरू को तुरंत माँ की बताई हुई बात याद आ गई। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब मैं विवाह तुमसे ही करूंगा, मगर मिठाई तो विवाह होने के बाद ही खाऊंगा। अभी तुम खुद मिठाई खा लो। बड़े बदतमीज जीजा हो। अरे दीदी, जब मिठाई अपने हाथ से खिला रही है तो फिर नखरे क्यों दिखा रहे हो? लो मिठाई खाओ। ये क्या बदतमीजी हुई? अरे मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो समझ लो विवाह से पहले तुम्हारी दीदी के हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। अरे मैं इतना प्यार से मिठाई खिला रही हूँ और आप नखरे दिखा रहे हो। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है तो ये तमाशा कर रहे हो। विवाह के बाद ना जाने क्या क्या तमाशा करोगे। ठीक है, मैं मिठाई खा लूंगा, पर मिठाई पहले तुमको खाना होगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। कोई भी चीज पहले पत्नी नहीं खाती है, पति के खाने के बाद खाती है। पहले आप खाओ, मैं पीछे से खाऊंगी। दोनों की टकरार चल ही रही थी कि लड़की के हाथ से एक लड्डू जमीन पर गिर गया तो पास में बैठा कुत्ता झट से उसको खा गया और उस लड्डू में जहर इतना तेज था कि वो कुत्ता तुरंत ही मर गया। झुमरू बोला, तो मुझे मारने के लिए मिठाई खिलाई जा रही थी। दुष्ट चरित्रहीन लड़की, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। देखते क्या हो? मारो साले को, मारकर इस ड्राम में भर दो और मिट्टी डालकर पौधा जमा दो। लेकिन तभी वहां एक राहगीर आ गया और शोर मचाने लगा। झुमरू का इलाज कराया गया और जब झुमरू अपने घर गया तो माँ से बोला, माँ, आज तेरे सुझाव के कारण बच पाया हूं। जिससे मेरी शादी तय हुई थी वो चरित्रहीन थी। वो मुझे जहरीला लड्डू खिलाना चाहती थी और जब सफल नहीं हुई तो अपने चारों यारों से मुझ पर हमला करवा दिया। अरे उसे विवाह करना ही नहीं था तो साफ साफ कह देती। अब तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी तकदीर में अभी विवाह होना लिखा ही नहीं है, इसीलिए तुम अभी शांत बैठ जाओ। झुमरू चुप रह गया और घर के कामों में लग गया। इस तरह कई माह गुजर गए। एक बार झुमरू को खेती के बीज के लिए शहर जाना था तो झुमरू 40 मील दूर रामनगर चला गया। उसने सामान खरीदकर जान पहचान के तांगे पर सामान चढ़वा दिया, लेकिन उसको याद आया कि वो राई तो दुकान पर भूल गया है। अरे मैं राई तो दुकान पर ही भूल गया। अगर अभी लेने नहीं गया तो बाद में नहीं देगा। भाई आप तो मेरे जानकार ही हो, तो ये सामान मेरे घर पर उतार देना, मैं राई लेकर आ जाऊंगा। हाँ, वो पैदल ही दुकानदार के पास गया और राई ले लिया और वापस पैदल ही चल दिया। मगर उसको शाम तक भी गांव जाने वाला कोई तांगा नहीं मिला, इसलिए वो एक मंदिर में रात गुजारने की सोचता है। वहीं पास ही में एक चोर रहता था और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रुकने वाले यात्रियों को लूट लेता था कि उसकी एक बहन भी थी जो उसके काम से दूर रहा करती थी। एक बार उसने इस बात का विरोध भी किया। देखो, यह गलत काम है। आप लोगों को ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। ईमानदारी की तो नमक की लिट्टी भी अच्छी होती है। जो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हो और दोनों वक्त का भोजन खींच रही हो, वह तुम्हें मेहनत से कभी नहीं मिलता। मेहनत करने वाले भरपेट भोजन के लिए तरस जाते हैं। जिंदगी भर उन्हें नए कपड़े नसीब नहीं होते। तुम्हारी अगर यही चाहत है तो हम तो उस चाहत को भी पूरा कर देंगे। हम किसी ईमानदार घर में तेरा विवाह कर देंगे। वहीं ईमानदारी दिखाते रहना। अब लड़की बेचारी क्या करती, वो मौन रह गई। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे, लेकिन एक बार चोर की पत्नी के पैर भारी हो गए तो वो चोर से बोली, जब तक मैं आपका साथ नहीं दे पा रही तब तक आप अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। कम से कम मुसीबत में साथ दे देगी।
वो जब इस काम से दूर रहना चाहती है तो हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी कह रही हूँ, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है तभी तक कह रही हूँ। फिर इस घर में जब तक वो है तब तक वो कोई ईमानदारी का नहीं खा रही, वो हमारे द्वारा लाया गया लूट का धन ही खा रही है। तो उसे ज्यादा सत्यवंती बनने की जरूरत नहीं है। आप आज उसे साथ ले जाओ और नहीं जाती है तो बोल दो कि अपने खाने की व्यवस्था खुद करे। चोर को पत्नी के आगे झुकना पड़ा। ये बहन, तुम आज मेरे साथ चलो, हम कहीं छोटी मोटी चोरी कर लेंगे। भाई, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। भोजन खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती तुमको, मगर साथ देने में दिक्कत हो रही है। तो फिर कल से अपना खानदाना का खुद व्यवस्था करो। मुझसे तेरा बोझ नहीं उठाया जा रहा। भाई, मैं इतना भारी हो गई हूँ कि तुम मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। नहीं, अब मैं तुझे घर बैठाकर नहीं खिला सकता। तुम मुझे बैठाकर क्यों खिलाओगे? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हाथ आजमाऊंगी। मुझे भी चोरी करना सिखा दो। चलो, थैला ले लो, मंदिर पर चलना है। वहां कोई मुसाफिर ठहरा होगा तो उसको लूट कर आ जाएंगे। दोनों भाई बहन मंदिर के लिए चल दिए। वहां झुमरू अकेले सोया हुआ था। देख, एक बकरा मिल गया। मैं इसकी गर्दन पर तलवार रखता हूं। उसने सोए हुए झुमरू को जगाया। भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगड़ा है? ससुरे, तूने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, बल्कि मैं तेरा बिगाड़ने आया हूं। मैं डाकू हूं। तू अगर जान सलामत चाहता है तो पैसा निकाल। डाकू भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास 10 किलो राई है, इसे ही ले जाओ। ससुरा, पैसा छुपा लिए हो, जल्दी बाहर निकालो। आप मेरी जेब चेक कर सकते हो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जितना पैसा था उसका राई खरीद लिया हूं। अब मेरे पास पैसा नहीं है। आप खुद ही अनुमान लगा लो कि पैसा होता तो मैं पैदल क्यों जाता, और पैसा होता तो मंदिर में आकर क्यों ठहरता, किसी सराहे में ही रुक जाता। अभी मेरे पास खाना खाने जितने पैसे भी नहीं बचे। साले, ज्यादा बदमाश मत बन। कहीं ना कहीं पैसा छुपा कर रखा है। पैसा नहीं देगा तो तेरे को काट डालूंगा। भैया, लगता है ये आदमी सही कह रहा है। इसके पास पैसे नहीं है, इसे छोड़ दो। ससुरी, तू मेरी बहन है या इसकी? साले की तरफदारी क्यों कर रही है? मैं जानता हूं कि इसके पास पैसे हैं। अगर नहीं देगा तो साले के 100 टुकड़े कर दूंगा। अरे, थोड़े से पैसे के लिए इसकी हत्या करने की क्या जरूरत है? ये अपनी इच्छा से राई दे रहा है ना। साली, मुंह बंद रख, वरना इसके साथ साथ तुझे भी काट डालूंगा। चोर ने झुमरू पर तलवार से वार करना चाहा तो उसकी बहन ने उसको धक्का मार दिया और तलवार नीचे गिर गई। तो झुमरू ने चोर को पटक पटक कर मारा। जाते वक्त चोर ने बोला, साली, तू घर आ। तुमने अपने यार से मुझे जानबूझकर पिटवाया है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझ पर थूकती हूँ और तू इस निर्दोष आदमी से इसलिए खफा है क्योंकि ये कभी रहा होगा तेरी पत्नी का आशिक। ये मेरा कोई नहीं है। मैं तेरे घर जाने से अच्छा इस कुएं में कूद जाऊंगी। मैं वो कुएं की तरफ चल दी। तुमने मेरी मदद की है, मैं इस उपकार का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। अगर तुमने अपनी जान दे दी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और क्या करूं मैं? अब उस घर में नहीं जाना चाहती जहां लूट की रोटी खानी पड़ती है। और फिर भाई धमकी दे गया है कि मेरे को काट देगा तो निश्चित ही काटेगा। मेरे साथ चलो। तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? कुछ दिन एहसान जताओगे और फिर पत्नी के ताने सुनोगे। तुम गलत सोच रही हो। मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है और तुम खुद से समझ लो कि मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं समझ रही। तुम खुद ही मुझे बताओ कि क्यों मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलो।
अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ ईमानदारी की आधी रोटी खाने के लिए भी तैयार हूँ। अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मेरा भाई चैन से बैठा नहीं होगा, वो वापस आकर हमला कर सकता है। फिर वो दोनों घर चले गए।